हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपको जो है ना हर नई डिजीज़ के मुतालिक अपडेट करता रहूँ। उसके डायग्नोज क्या होते हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होती है। आज का जो मेरी मौजू है वो दुनिया की सबसे खतरनाक और मोस्ट कॉमन बीमारी है। अगर वो इसी तरीके से फैलती रही तो शायद थोड़े ही अरसे में आपको 50% ऑफ केसेस जो है इस बीमारी के नजर आएंगे। और मेरे टॉपिक का नाम है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में ये होता है कि पेशेंट को कंप्लेन क्या होती है और आपको उसको कैसे पहचानेंगे। तो पेशेंट जो है आपके पास आता है कि उसको जो है प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है और भूख ज्यादा लगती है। ये तीन सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया। साइंस में इनिशियल डेज में जो है कोई भी पेशेंट आपको साइन नजर नहीं आएंगे पेशेंट में आपको, मगर बाद में आपको साइन नजर आएंगे। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दो टेस्ट की तरफ जो मोस्ट कॉमनली है। उसमें पहली टेस्ट है HbA1c लेवल और दूसरे नंबर पे जो टेस्ट है उसका नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ये टेस्ट जरूर करवानी है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को जो है डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स। मोस्टली इसके जो टाइप्स है वो है दो, मगर कभी कभार हम इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप्स कौन से? एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये तो कॉमनली हो गया। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ, उसका नाम है जेस्टाशनल डायबिटीज। जेस्टाशनल डायबिटीज का मतलब क्या है कि डायबिटीज उस वक्त गाड़ी में हो जब औरत को प्रेगनेंसी हो, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल आम लेवल से बढ़ जाती है तो हम उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं और उसका नाम हमने रखा है जेस्टाशनल डायबिटीज। ये मोस्ट लाइकली जो ट्रीट होती है इंसुलिन से, और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और HbA1c लेवल आफ्टर डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान अपीयर होती है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है। और दूसरा आ जाता है ट्रीटमेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इस ये जो होती है मोस्टली जो है 0 से लेकर 18 ईयर्स ऑफ द लाइफ, यानी कि 0 एज ऑफ द लाइफ अप टू 18 ईयर्स ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें ये होता है कि पेशेंट के जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है, जिसकी वजह से ना पेशेंट की जो है ना ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, आपने इसको इंसुलिन पे रखना है तो वो ठीक हो जाएगा। और इंसुलिन का डोज आपने सेट करना है अकॉर्डिंग टू HbA1c लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की तरफ जोड़ दे। कभी कभार हम पेशेंट्स को जो है इंसुलिन दूसरों को भी दे सकते हैं, और उनकी चाहे एज कितनी भी हो, यानी कि मोर देन 18 ईयर्स, जैसे ओबेसिटी हो गई उसमें भी हम दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही ओरल फॉर्म में, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो, सल्फोनाइलग्यूरास हो या अदर ग्रुप्स ऑफ टेबलेट फॉर्म हो, उससे अगर ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इंसुलिन पे आप स्विच ऑन कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन विथ जो है ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के साथ भी आप दे सकते हैं। कभी कभार हम जो है किसी की सर्जरी करनी हो या कभी कभी डायबिटिक फुट हो जाता है किसी को, तो उसमें भी हम इंसुलिन जो है ऐड कर सकते हैं अलोन भी, और विथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ, उसको कहते हैं हम टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें ये होता है कि इंसुलिन जो है ना वो बनती है पेनक्रियास में, मगर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो रेस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से जो है ब्लड शुगर लेवल है वो हमारी बढ़ जाती है। तो उसमें ये होता है हमें ऐसी कोई ड्रग देनी पड़ती है जिसके आप जो है रिसेप्टर जो है इंसुलिन रिसेप्टर वो काम करना शुरू कर दे।
उसमें ज्यादातर जो है ना हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देते हैं, जिसमें हम मेटफॉर्मिन हो गई, सल्फोनाइल यूरियाज हो गई। अब तो लेटेस्ट जो है ना दूसरी भी ओरल फॉर्म में ड्रग्स आ चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और अच्छा, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशन हम शुरुआत करते हैं फिर हम बॉडी से लेकर पेट तक। पहले पहले हम शुरुआत करते हैं कि इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो उसमें पहले पहले भी कॉम्प्लिकेशन आता है, वो होता है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए। तो सीवीए जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जो हमारी जो आर्टरीज है उसकी ब्लॉकेज की वजह से सीवीए डेवलप हो जाता है। दूसरे नंबर पे अब हम नीचे आएंगे तो आपको जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाएगी। तो ये हो गए दूसरे नंबर पे। अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तो उसमें आ जाता है हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये भी जो है डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है। इसमें जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज की वजह से हो जाती है। और तीसरे नंबर पे हमारी जो आ जाती है वो है फैटी लिवर। जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है तो लिवर जो है ना वो जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटीज मेलाइटिस का सबसे जो है ना खतरनाक जो है ना कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें जो है पेशेंट को जो है ना लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, बर्निंग होती है, नबनेस होती है, टिंगलिंग होती है। और कभी कभार तो पेशेंट को बिल्कुल सेंसेशन महसूस नहीं होती कि मुझे जो है पैर पाँव में जो है कांटा लगा है या पाँव में जो है इन्फेक्शन हो गया है या कुछ हो गया है पाँव में। तो उसका जो सेंसरी पावर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं होता और वो जो है ना डायबिटिक फुट की तरफ चला जाता है। तो ये हो गया आपका जो है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और लास्ट में जो है हमारे आ जाती है वो है क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर आपकी जो है ना शुगर लेवल पर कंटिन्यू जो है बढ़ी रहती है तो उसमें जो ये होता है कि पेशेंट की जो है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन लेवल स्लो बाय स्लो जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता और वो जो है क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ जाता है। इसमें ज्यादातर जो होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद पायलोनेफ्राइटिस हो जाती है और वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना होने की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ हो जाता है। अब आ जाते हैं डायबिटिक फुट की तरफ। डायबिटिक फुट मोस्ट लाइकली उन पेशेंट्स में ज्यादा होता है जिसमें जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। उसमें ये होता है कि पेशेंट का जो सेंसरी पावर है वो खत्म हो जाता है, पेशेंट को जो है सेंसेशन नहीं होती, खासतौर पे पेन की, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो केयरलेस हो जाता है और वो अपनी जख्म की परवाह नहीं करता। तो वो जो जख्म है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। ये ज्यादातर जो है ना जो है ना टोज में होता है, यानी कि गिट्टो ऑफ दी जो पाँव है, फुट है, तो उसकी मैंने अंगूठे में जो है ना ज्यादा थंब जो है उसमें भी जो है ना डायबिटिक जो है ना हो जाती है, वुंड हो जाता है और जो है ना गिट्टो में भी हो जाती है। तो आपने जो है ना डायबिटीज को आसानी से नहीं लेना है, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना है और कोशिश करनी है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे और कम से कम आप रोजाना के बुनियाद पे इसको जो है ना ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहे। ये ज्यादातर क्यों होती है, उसकी वजूहत का क्या होती है? ये ज्यादातर जो है डायबिटीज उन पेशेंट्स में ज्यादा होती है जिनको हेरिडिटी जो है उसके माँ या बाप को डायबिटीज मिलेटिव। अगर बाप को डायबिटीज मिलाइटिस है तो 50% चांसेस उसकी औलाद में हो जाते हैं डायबिटीज मिलाइटिस होने के। अगर माँ को जो है ना डायबिटीज मिलाइटिस है तो उसको 25% डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अगर माँ और बाप दोनों को जो डायबिटीज मिलाइटिस है तो उनमें जो है चांसेस जो है बढ़ के 80% चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज मिलाइटिस होने के। और दूसरे नंबर पे जो डायबिटीज क्यों होती है वो हम ये कि हम केयरलेस हो जाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते और अपने आप को लेजी रखते हैं और जो अपने आप को आराम ज्यादा पसंद करते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारी रोजाना के हिसाब से जो आप फूड क्या लेते हैं। हम ज्यादातर जो है फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो जाती है। और चौथे नंबर पे ये होता है कि डायबिटीज इस वजह से होता है कि
अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। तो ये 4-5 जो है एग्जाम हो गए, जिसकी वजह से हाँ एक और भी एग्जाम है 5वें नंबर पे, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है ना वो वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डेवलप डायबिटीज इन दैट पेशेंट्स दे हैव वेट गेन। तो ये 5 एग्जाम हो गए और उसको पीरियड करने के लिए आपने अगर ट्रीटमेंट खाते हैं तो वो तो बेहतर ही बेहतर है, मगर कम से कम आपने हफ्ते में 200 मिनट और रोजाना के बिना पे 30 मिनट के लिए आपने वॉक जरूर करनी है या एक्सरसाइज जरूर करनी है, ताकि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो स्केलेटल मसल्स में वो ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन हो जाए, यूज हो जाए, और आपकी जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाए। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, डायबिटीज मेलाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।